हवा के साथ साथ घटा के संग संग। आगे तो आप लोगों को पता ही है कौन चल कौन ना चल। वेलकम। आप लोगों को आज कुछ छोटी सी बात बताने आया हूं। मैं निशांत वर्मा, हमेशा का आपका दोस्त। आज एक आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जानकारी देने आया हूं, जो कि कई ज़िलों, कई डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे अपने अध्ययन के बाद की एक बात है, जो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, पूरे देश को पता होनी चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज चल रहा है, उससे और तो और भारतीय जनता पार्टी वाले खुद नाखुश हैं। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी वाले आप लोगों को बोलते दिखते हैं, सोशल मीडिया में जिस तरीके से बातें की जाती हैं, और हकीकत उस बात से कितनी परे है, कितनी दूर है। आइए इसका एक छोटा सा मुआयना किया जाए। आपको पता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदली और योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट चीफ मिनिस्टर बने। भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ हेल एंड हार्टी है? क्या सब कुछ खुशी खुशी चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं चल रहा। देखिए, मीडिया का तो काम ही है कि जो पार्टी पावर में होती है उसके बारे में अच्छा भला बताए, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताए, भले ही पब्लिक के ऊपर असर पड़ रहा हो या ना भी पड़ रहा हो। इसलिए जब तक आप मीडिया को देख करके ये निर्णय लेते हैं या तय करते हैं कि क्या और क्यों किस तरीके से दिखाया जा रहा है, आप उस बहाव में बह चुके होते हैं। हकीकत मान करके चलिए कि हकीकत में उत्तर प्रदेश में नॉट एवरीथिंग इज राइट। हर कुछ ठीक ठाक नहीं है, हर कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुद अध्ययन किया, जा करके लोगों से मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिला, आरएसएस के लोगों से मिला, कांग्रेस के लोगों से मिला, समाजवादियों से मिला, बीएसपी वालों से मिला, और तो और आम लोगों से मिला, उसमें से जो निकल के आता है वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उससे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लोग कैसे खफा हो सकते हैं। वो इसलिए खफा हो सकते हैं क्योंकि मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ शुरू से नहीं थे। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो शुरू किया था वो अपने स्पिरिचुअल फादर यानी कि योगी अवैधनाथ, जो कि गोरखधाम के मठ के स्पिरिचुअल फादर हुआ करते थे, उनके अधीन रह के शुरू किया था। महंत अवैधनाथ अपने जमाने में एमएलए रहे। किस पार्टी से? किस पार्टी से? हिंदू महासभा से, बीजेपी के नहीं थे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब हिंदू महासभा को बैन कर दिया गया, तब ये लोग बीजेपी में आए। यानी कि योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ओरिजिनली बीजेपी का नहीं है। ओरिजिनली वो भाई साहब जो हैं वो हिंदू महासभा के। ये बात आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसमें लगभग लगभग कैडर बेस्ड आरएसएस का जो सिस्टम होता है उसमें से आए हुए लोगों को ही फायदा दिया जाता है। चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे वो कॉरपोरेशन के अंदर कोई पद देना हो, चाहे कमेटियों में या राज्यसभा में या लोकसभा में, टिकट तक नहीं दिए जाते जो लोग उनकी पार्टी के, उनके आरएसएस के कैडर से नहीं होते। बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत कम चुनिंदा लोग, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, जो उनकी आरएसएस के कैडर से नहीं आते, फिर भी उन्हें टिकट दिया जाता है, पद दिया जाता है। बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में करती है। इसलिए यह भी समझना जरूरी है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आए हुए कैडर्स को आगे नहीं बढ़ा पाती, तब मजबूरन उसको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लेना या देना पड़ता है जो आरएसएस कैडर से ना आया हो। 2017 में उत्तर प्रदेश में वही हुआ। जिन लोगों को याद है उनका तो ठीक, जिसको याद नहीं होगा मैं बताऊं। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव यानी के असेंबली इलेक्शंस, वो उन चंद इलेक्शंस में से थे जिसमें सीएम पद का कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट ही नहीं किया, रखा ही नहीं था। सोच सकते हैं, जो पार्टी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का चेहरा दिखा करके आप लोगों के वोट लूटती हो, उसने 2017 में अपने सीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा तक नहीं बताया था कि कौन बनेगा। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय डिवाइडेड थी अंदर से। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका जो सीएम पद का कोई अगर चेहरा दिखा दिया जाएगा वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में मान के चलिए कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है ही नहीं, कोई नहीं है। ना आरएसएस का कोई बड़ा चेहरा है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा है। अगर कोई चेहरा था उनके पास तो शायद योगी आदित्यनाथ था, लेकिन उसको भी इन्होंने सीएम पद का उम्मीदवार नहीं दिखाया था। और वो इसलिए क्योंकि अगर उसका नाम पहले दिखा दिया जाता, अगर उसका नाम पहले दिखा दिया जाता, हाँ फिरोज भाई आवाज कट रही है, खैर, अगर उसका नाम पहले बता दिया जाता तो हो सकता है कि आरएसएस वाले उसको इतना सपोर्ट करते ही नहीं करते। इसलिए 2017, इसीलिए मैंने याद दिलाया उन लोगों को जिनको नहीं पता है कि 2017 के जब चुनाव हुए थे असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी सीएम पद का उम्मीदवार का चेहरा उन्होंने दिखाया नहीं था। उन्हें पता था कि योगी आदित्यनाथ का या किसी और का चेहरा दिखाया जाएगा तो वोटर डिवाइड हो जाएगा और समाजवादी पार्टी दोबारा जीत जाएगी। यह हकीकत थी उनके कैलकुलेशंस में। इसलिए यह मान करके चलिए कि जब इस समय पिछले 3 साल से ऊपर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हालत यह है कि बीजेपी वाले जो हैं वो योगी आदित्यनाथ से और उसकी कार्यशैली से नाखुश हैं। और ये इसलिए मालूम चलता है क्योंकि जब आप तहसील तहसील और जिले जिले जाकर के जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं, जब आप इस चीज को पर्सनली जाकर के ऑब्जर्व करते हैं जैसे मैं करता हूं, मैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर कम से कम 25 जिलों में गया हूं उत्तर प्रदेश के। लॉकडाउन का पीरियड मिला लीजिए, और उसमें से निकलते हुए आभास को मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। याद होगा कि आज से सवा साल पहले की बात है, लॉकडाउन जब आया उससे कुछ 2-3-4 महीना पहले की बात है, 2019 की मैं बात कर रहा हूं। लगभग 100 एमएलए बीजेपी के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने धरना पे बैठना चाहते थे। याद है ना आपको? लोनी से लेकर के इलाहाबाद के जितने भी ये एमएलए थे, ये सब उसके खिलाफ धरने पे बैठना चाहते थे, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की यह हालत कर दी है यूपी में कि उस जिले का प्रशासन उन चुने हुए विधायक की बात सुनना नहीं चाहा। लोनी के विधायक, इलाहाबाद के विधायक और ऐसे जाने कितने विधायक हैं जो इस कदर परेशान हो गए हैं और हैं कि जब उनका डीएम, उनका एसपी, उनका इंस्पेक्टर उसके जिले का जिसे वो विधायक है, जब वो उसको नहीं सुनते विधायक को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कह रखा है कि जो भी होगा मेरे थ्रू होगा, इस वजह से 100 से अधिक हाल में भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक जो हैं योगी आदित्यनाथ से खफा नहीं, नाखुश हैं। और ये वो सारे के सारे विधायक वो लोग हैं जो आरएसएस के कैडर से निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना मार्क बनाया है, उसके बाद चुनाव जीते हैं और आज विधायक हैं। अब आप सोचिए, लगभग 1/3, लगभग 1/3 जब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश की, जब वही अपने मुखिया से दुखी हो, जब वही अपनी मुखिया से नाखुश हो, तो बात कैसे बनेगी? पहली बात। दूसरी बात, क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए? क्या किया है? कोई एक बात गिना दीजिए। मीडिया की रिपोर्ट मत दिखाइएगा। मीडिया की रिपोर्ट खाली बटर लगाने के लिए होती है ब्रेड के ऊपर और फिर खाने के लिए, वो सब बेकार है। किसी ने सर्वे करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया, 400-500 लोगों से, 1000 लोगों से पूछ के। 25 करोड़ की जनसंख्या का राज्य है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की, उसमें तुम 1000-2000 लोगों से पूछ के कोई सर्वे नहीं कर सके। आप करके चलिए, जिन 20-25 जिलों की मैं बात कर रहा हूं उसमें जाने लोगों से पूछा, ठेला लगाने वाले से लेकर बिजनेस करने वाले तक, गृहिणी से लेकर के बच्चों कुछ नहीं किया, एक ढेले का काम नहीं किया उस आदमी ने। सबसे पहली बात, जब शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ को जब बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने कहा था कि हम जितने भी गैर कानूनी कत्ल खाने हैं उनको हम बंद करा देंगे, यही कहा था, पहली प्रॉमिस। और उसके कुछ चंद दिनों के बाद उन्होंने यह कहा कि भाई जो इनमें से हमारी परमिशन ले लेगा हम उनको चलाएंगे, यही कहा था। तो फिर गैर कानूनी अगर कुछ था भी तो उसको ऑथराइज करने के लिए उन्होंने हामी भर दी थी। आज की तारीख में आप बताइए कितने कत्ल बंद हुए, कितने बंद हुए? धड़ल्ले से चल रहा है बिजनेस, धड़ल्ले से।
तो पहला तो उनका जो वोटर और उनका जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बात से नाराज है कि योगी जी अपने शब्दों पे नहीं रहे। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। रोमियो स्क्वाड, अभी वैलेंटाइन डे गया, 3 साल से ऊपर हो गया, बड़ा रोमियो स्क्वाड आया था इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। किसने लाया था? योगी आदित्यनाथ ने। कहां है वो रोमियो स्क्वाड? कहां है? क्या आप में से कोई भी जो उत्तर प्रदेश में रहता है मुझे वो रोमियो स्क्वाड बता सकता है? मैं 25 जिलों में गया, एक में भी रोमियो स्क्वाड मुझे नहीं, कहीं भी रोमियो स्क्वाड नहीं दिखाई दिया। मैंने जाकर ऑब्जेक्शन मैंने खुद लिया था कि रोमियो का नाम बर्बाद कर दो, कौन होते हो तुम लिटरेचर का नाम खराब नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं कि रोमियो स्क्वाड में रोमियो नाम किया जाना था, सवाल यह था कि जो रोमियो स्क्वाड जिस पर्पस के लिए बनाया था। योगी आदित्यनाथ की दूसरी प्रॉमिस फेल। तीसरी, किसानों, क्या किया किसानों के लिए भैया योगी आदित्यनाथ ने? मुझे बताओ, नहीं बताओ। 3 साल हो गए उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने हुए, 3 साल से अधिक। आप जानते हैं गन्ने की एमएसपी नहीं बढ़ाई, राज्य का अधिकार होता है एमएसपी घटाना बढ़ाना। 3 साल हो गए चीफ मिनिस्टर बने हुए, 3 साल से ऊपर हो गए योगी आदित्यनाथ को, गन्ने की एमएसपी की कीमत में वृद्धि नहीं करी। ऐसा कौन सा मुखिया होता है? वहां मोदी जी पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में वृद्धि कर रहे हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, और अनपढ़ गंवार अंधभक्त जितने भी है बेवकूफ, ये उसकी बात फिर भी तारीफ कर रहे हैं कि वाह मोदी जी ने कीमतें बढ़ा दी। और यहां पे एक ऐसा योगी आदित्यनाथ है जो 3 साल से अधिक समय हो गया है, 3 बजट निकाल दिए उसने, किसानों के लिए गन्ने की एमएसपी में 1 पैसा वृद्धि नहीं करी। और ये खेती प्रधान राज्य है, भारत खेती प्रधान देश तो है ही, ये खेती प्रधान राज्य जो है उसकी ये हालत करी है। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं अपना माइक्रोफोन, ठीक है चलिए। तो अब अगर आवाज आ रही हो तो मेरे को कोई थम्स अप दिखा देना, अगर आवाज ठीक आ रही हो तो। योगी आदित्यनाथ जो है वो भैया 3 साल से अधिक हो गया चीफ मिनिस्टर बने हुए, और उन भाई साहब ने आज तक गन्ने के एमएसपी को नहीं बढ़ाया। इस बात से उत्तर प्रदेश का किसान खफा है। इसके उपरांत अगर आप यह समझ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश जो कि खेती प्रधान राज्य है, उसके अंदर अगर आप ये माने तो गेहूं से लेकर के सब्जियां तक जो उगती हैं उनके भंडारण की क्या व्यवस्था करी भैया? बड़ा गाली देकर के आए थे पिछली सरकारों को, आपने क्या किया? कुछ नहीं। बड़ा बीच में 2018 में न्यूज चली थी, 17-18 में, कि किसानों के लिए जाने क्या क्या करेंगे। क्या किया आपने? मुझे याद है 2017 के इलेक्शन के अंदर जब मिस्टर मोदी ने, स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने, जब 2017 के इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के, तब के कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज की माफी करेंगे। और उनके ऐसे अनाउंसमेंट के चंद दिनों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसने साफ कह दिया था हम किसी भी कर्ज की माफी नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। झूठ पे झूठ पे झूठ बोलने वाला और मोहरा बना दिया योगी आदित्यनाथ को। ये मोदी जी का पुराना खेल है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बहुत अच्छी चलती। मैं उनका कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में, फर्स्ट इस बात को, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बहुत अच्छी चलती थी। वहां का विपक्ष भी यह कहता था कि जब भी डॉक्टर साहब के पास कोई तकलीफ लेकर के जाओ तो फौरन निवारण होता था। तब मोदी जी लेकर के क्या आए? क्या लेकर के आए मोदी जी? तब मोदी जी लेकर के आए डिमोनेटाइजेशन, और उसके बाद फसलों पे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट लेकर के आए। और वो जो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट था, उसकी बदौलत जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंकों की ब्रांचेस में लोग नहीं हुआ करते थे, जहां पे एक मैनेजर, एक पियोन और एक कैशियर होता था, वहां पे मुश्किल से, जब पहले एक जमाने में 4 या 5 या 6 लोग एक दिन में आया करते थे ब्रांच पे, उसकी जगह हजारों लोग आने लगे। और जानते हैं छत्तीसगढ़ का मेन बिजनेस क्या है? क्योंकि वहां ट्राइबल्स ज्यादा रहते हैं, तो बीड़ी बनाना, तामुल के पत्ते का बिजनेस होता है। तो इन्हीं बेचारों को जो रोज अपनी बीड़ी बना करके बेचते थे छत्तीसगढ़ में, उनको जब 7-7 दिन लाइन में लगना पड़ा ग्रामीण बैंक से सेंट्रलाइज्ड पेमेंट लेने के लिए,
तो उन्हें मोदी जी नहीं, उन्हें डॉक्टर रमन सिंह दिखाई दिया कि कितना नालायक आदमी है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार अगर गई और पूरी तरीके से दूसरी पार्टियों ने काबिज होना अपना तय कर लिया, वो था मिस्टर मोदी की गति की वजह से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ट्राइबल्स रोज बीड़ी बनाते थे और जाकर के बेचते थे। उसके बजाय बिचौलिया हटाओ नाटक के चक्कर में सेंट्रलाइज पेमेंट किया तो ग्रामीण बैंक्स की यह हालत हो गई कि 3 आदमी जो ब्रांच में होते थे वो 1000-2000 हाल रहे थे। और इस वजह से ग्रामीण छत्तीसगढ़ की जो बीड़ी का बिजनेस करता है, बनाता है, उसको भयंकर नुकसान हुआ, क्योंकि 6-6, 7-7 दिन लाइन में रहना पड़ता था, काम नहीं कर पाता था, और उसने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार उड़ा दी। वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर है कि जब खेती प्रधान राज्य होने के बाद जब आप किसानों की तरफ और किसानों के बेटरमेंट की तरफ काम नहीं करते हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो आपकी सरकार उड़ाने के लिए तो अकेला किसान ही काफी है। लेकिन इस बात से नाखुश भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी हैं। उदाहरण के तौर पर हाल में पिछले 1.5 साल से यह चल रहा है, क्योंकि माफ कीजिएगा लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत है, धर्मवाद तो है ही, जातिवाद बहुत है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 3 चीफ मिनिस्टर हैं, एक मेन और 2 डिप्टी। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जो के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके एक डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा जो कि आरएसएस के कैडर से आए हैं, और हां क्योंकि यूपी में जातिवाद चलता है तो ब्राह्मण भी हैं। और तीसरे हैं केपी मौर्य। मौर्य साहब जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के थे, फूलपुर जो कि इलाहाबाद के नजदीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुरानी सीट है, वहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हुआ करते थे। उन्होंने बीएसपी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा, कुछ सीटों का फायदा करवाया होगा, इसलिए उनको डिप्टी सीएम, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और लोअर क्लास तीनों, मौर्य तीनों को उन्होंने कवर कर लिया। बहुत अच्छा। लेकिन आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पिछले 3 साल का जो समय हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश में, क्या एक बार भी दिनेश शर्मा को देखा आपने? क्या एक बार भी आपने देखा जो 2 डिप्टी सीएम किसी फंक्शन में देखा जो कि नेशनल लेवल पे दिखाया गया, और कभी किसी टॉपिक पे उनको बात करते हुए देखा? नहीं। जब देखो 24 घंटा सिर्फ एक ही बात होती है, योगी आदित्यनाथ। यानी कि वो व्यक्ति जो कि आरएसएस के कैडर से नहीं आया है, योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी में मजबूरन सीएम बनाया गया है, योगी आदित्यनाथ, नहीं तो वो कम से कम 100 एमएलए तोड़ करके ले जाता और भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न इतना बड़ा जीतने के बाद भी फेल हो जाता। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बाह मोड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। और तो और पिछले 1 साल में देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोग कहते हैं कि इतने ब्राह्मण मरवा दिए। वो तो विकास दुबे को भी लेकर के चले हुए हैं कि विकास दुबे को क्यों मरवा दिया, गुंडा था तो था। भारतीय जनता पार्टी में गुंडे हैं क्या? हर गांव देहात में जो गुंडा हो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, सरकार बदल जाएगी तो उस सरकार से जुड़ा हो जाता है। कोई नई बात तो है नहीं, खाली यूपी की नहीं, पूरे देश की बात है ये तो। पूरे देश में कहीं कोई साधु होता है तो कहीं गुंडा होता है, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने ही फायदे के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा मारो। अब इस समय यह हाल है पिछले 1 साल के अंदर के उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो योगी आदित्यनाथ से एकदम खफा है, नाखुश है। किसान नाखुश है। जितने भी अनफॉर्चुनेट निचली जाति के लोग कहलाते हैं, शब्द का इस्तेमाल सही करना चाहता था, नाखुश है। दूसरे धर्म के लोग नाखुश हैं। आरएसएस के लोग नाखुश हैं। कभी देखा है कि आरएसएस के किसी भी आदमी का काम किया हो? मैं कोई आरएसएस का प्रशंसक नहीं हूं, कतई नहीं हूं। कम से कम योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए था। वो दूसरा मोदी बनने निकला है। जैसे मोदी जी देश के अंदर अपना स्वयं का राज चलाना चाहते हैं, वैसे योगी आदित्यनाथ यहां चलाना चाहते हैं, और वही कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इसी वजह से योगी सेना, वो हिंदू वाहिनी है वो तो छोड़ दीजिए, वो तो कोई पिक्चर में ही नहीं है। इन्होंने अपनी एक योगी सेना बना दी, फलाना बना दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि किसी भी हाल में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा इलेक्शन आएंगे 5 साल पूरे होने पे, तो इनको सीएम कैंडिडेट ना रखे। इसलिए इन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश करी। अब इस घर्षण के अंदर ये जो ओवरटेक करने की कोशिश करी, इसके अंदर ये हुआ कि अंदर खाने, इंटरनल, आंतरिक मामला जो होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के फैक्शन में फ्रिक्शन हो गया। नहीं दिखाएगा मीडिया, मैं बता रहा हूं आपको। मान के चलिए इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की डायनेमिक्स अलग है। हर राज्य की डायनेमिक्स अलग होते हैं। आप में से जो जिस राज्य से भी देख रहा हो, हर राज्य के डायनेमिक्स अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के डायनेमिक्स पिछले 20 सालों में बिल्कुल अलग है।
पिछले 3 चुनावों में हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा कि वोट जाता है तो पूरा एक तरफ जाता है। और ईवीएम की बात मत करिएगा, ईवीएम की बात मत करिएगा, क्योंकि ईवीएम का सारा खेल शुरू करने वाला था अरविंद केजरीवाल, और वो 3 बार सीएम बना ईवीएम के थ्रू, इसलिए वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की डायनेमिक्स ये है कि अगर वोट जाता है तो पूरा एक सिरे से अब जाने लगा है। जब मायावती आई थी पावर में, फुल मेजोरिटी से आई थी। अखिलेश यादव आए थे, फुल मेजोरिटी से आए थे। योगी आदित्यनाथ आए, फुल मेजोरिटी से आए। यानी उत्तर प्रदेश अब वो वोट करने लगा है कि जाएगा तो सब एक तरफ जाएगा, और इसीलिए अब जब नहीं जाएगा तो वो योगी आदित्यनाथ की तरफ नहीं जाएगा। इसमें मर रही है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज को रिकवर कैसे कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी इस चीज को रिकवर कर सकती है अगर वो कोई चेहरा दे। उत्तर प्रदेश में से कौन है बड़ा चेहरा? एक को तो आपने राष्ट्रपति बना दिया जो कि आरएसएस के बड़े चेहरे थे, रामनाथ कोविंद जी को, इसलिए अब वो तो इलेक्शन करने आएंगे नहीं। दूसरा बड़ा चेहरा हो सकता है महेश शर्मा, हाँ वही जो अखलाक के मर्डरर जब मर गया था वो आरोपी तिहाड़ में, तो उसकी मौत पे उसके गांव जाकर के तिरंगा चढ़ाए थे। हाँ वैसे लोग, संगीत सोम, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। लेकिन आप मान करके चलिए कि अगर ऐसे कोई एक भी नाम अगर भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया तो योगी आदित्यनाथ उनको तोड़ के फेंक देगा राजनीतिक तौर पे। और अगर योगी आदित्यनाथ का नाम लगा दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे के कैडर है आरएसएस वाले, वो साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। शिक्षा के मामले में क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? कुछ नहीं। धर्म के नाम पे क्या? अरे राम मंदिर को छोड़ दीजिए, एक बिचार राम मंदिर लेके चल रहे थे, उसके भी कॉलम्स ढह गए, इसलिए उस चीज को तो हम कहीं देखेंगे नहीं। अब हो गया, वो राम के नाम पे जितना लूटना लूट लिया एक बार में, अब नहीं होने वाला। इसलिए बचा क्या है आपके पास मिस्टर योगी आदित्यनाथ? क्या बचा क्या है आपके पास? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भारत की जनता, यानी कि खास करके उत्तर प्रदेश की जनता, अगर योगी आदित्यनाथ को वोट देगी तो मान के चलिए आरएसएस कैडर्स उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कैडर्स लगभग 100 से ज्यादा एमएलए उनके साथ नहीं है। अब हमको भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ओरिजिनल आरएसएस का कैडर का आदमी है उसको हमें सीएम बनाना है, और यह बात योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो अपने आप को शेर बनाने की कोशिश में है। अर्थात जो अंडरडॉग होता है, अंडरडॉग का मतलब होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं, वो रेस जीत जाता है। और उत्तर प्रदेश वो अंडरडॉग है, अखिलेश यादव। कांग्रेस मेहनत कर रही है, हो सकता है कुछ सीटें आप आ जाएं, कुछ परसेंटेज वो ले ले, लेकिन अखिलेश यादव अंडरडॉग है। मायावती जी का तो अभी इस समय मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तो बेचारियों के केस ही इतने फंसे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शायद बोल लेंगी, बस ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। जहां तक पब्लिक के विश्वास की बात है, आप चारों तरफ देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर के खुद योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया, मेट्रो हमने बनाई और फलाना हमने किया, ये सब तो अखिलेश का दिया हुआ है। तो अगर वो इन सारी बातों को समझते हुए, और खास करके यादव समाज, याद रखना, जिस तरीके से सरकार बदलने के बाद अखिलेश की सरकार जब बदली और योगी आदित्यनाथ की आई, यादवों के साथ क्या बिहेवियर किया वो उत्तर प्रदेश में हर एक को याद है, कोई नहीं भूला। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो इस समय खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाजपा के अंदर, उसमें योगी आदित्यनाथ को नुकसान है। जिस तरीके से क्षत्रिय, ब्राह्मण और बाकी, क्योंकि जातिवाद चलता है वहां, बाकी कैटेगरीज के लोगों के बीच में जो खेल चल रहा है उसके अंदर भाजपा को नुकसान है। तो फायदा किसको है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को, और वो है अखिलेश यादव। राजनीतिक गणित एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है इस देश में। जब आप मीडिया और सोशल मीडिया को देख करके और न्यूज़पेपर को देख करके अगर आप ये सोचते हैं कि किस तरीके से वाह 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 ऐसा हो रहा है, तब आप मान के चलिए कि असलियत नीचे कुछ और ही खेली जा रही है, कुछ और ही खेली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर एक बहुत बड़ा घर्षण चल रहा है। इस घर्षण को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, योगी आदित्यनाथ को बाहर करो, अभी नहीं, इलेक्शन के टाइम पे उसको चेहरा मत बनाओ, और अपने किसी आरएसएस या बीजेपी के कैडर को आगे बढ़ाओ। और यह बात योगी आदित्यनाथ को कतई मंजूर नहीं होगी, क्योंकि वो 5 साल का सीएम हो चुका होगा। अब आप समझे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैश 22 सिचुएशन। कहां जाएं कहां ना जाएं, और अंत में क्या होगा? वही जो 2004 में हुआ था और किसी को आज तक नहीं समझ में आया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
जो कि सो कॉल्ड इतना अच्छा कर रही थी, कहां गायब हुई कि अटल जी उसके बाद कभी सक्रिय राजनीति में दिखाई तक नहीं दिए, और जब दिखाई दिए तो बेचारे लोटे में दिखाई दिए थे। कहीं योगी आदित्यनाथ तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम गोरखधाम मंदिर में वापस घंटा बजाते हुए नजर आओ। एनीवेज, दिस इज द रीजन व्हाई बीजेपी इज नॉट कमिंग बैक इन उत्तर प्रदेश, एंड फॉर श्योर द अंडरडॉग समाजवादी पार्टी इज टेकिंग ओवर। ऑल द बेस्ट, हैव फन, देखते जाइए क्या क्या खेल होंगे।